सुप्रभात प्रिय छात्रों। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हिंदी की पिछली कक्षा में हमने शाम एक किसान इस कविता का पठन शुरू किया था। आइए आज की कक्षा में इस कविता के शेष भाग का पठन करते हैं तथा इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। इससे पहले कि हम इस कविता के शेष भाग को पढ़ें, पिछले कल की कक्षा में जो हमने पढ़ा था हम एक बार उसको भी दोहरा लेते हैं। जी हाँ, जैसा कि हमने कल कविता में पढ़ा कि एक किसान जिसकी तुलना कवि के द्वारा विभिन्न भिन्न चीज़ों से की गई है, रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए तथा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में शाम के समय में किसान की स्थिति का वर्णन किया है। किसान जो कि आसमान रूपी साफा अपने सिर पर बांधे हुए है, पहाड़ जैसा उसका फौलाद शरीर है, जिसके घुटनों पर नदी के समान नदी जो है उसे चादर के रूप में कवि ने चित्रित किया है तथा वह जो किसान है वह डूबते हुए सूरज के चिलम पी रहा है, अर्थात डूबते हुए सूरज को चिलम के रूप में कवि ने चित्रित किया है। इसके साथ और भी हमने बहुत सी एक रूपताएं इस कविता में पढ़ी और कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की सूक्ष्म कल्पना का परिचय भी पाया। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता के शेष अंश को। अचानक मोर बोला, जैसे किसी ने आवाज दी हो, सुनते हो। अब जब किसान शाम के समय बैठा हुआ है, थका हारा, दिन भर मेहनत करके, और जो ठंड को भगाने के लिए पलाश के जंगल की अंगीठी सेक रहा है और अंगीठी को सेकते हुए जो वो चिलम पी रहा है, अपने ही ख्यालों में जो किसान है वो खोया हुआ है, तभी अचानक से आवाज आती है जो कि आवाज मोर की है। अचानक मोर बोला, जैसे किसी ने आवाज दी, मानो जैसे किसी ने पुकारा हो और पुकारते हुए कहा हो, सुनते हो। ये जो आवाज थी वो किसी मोर के बोलने की आवाज थी, लेकिन जब ये आवाज उस किसान के कानों में पड़ी तो मानो उस किसान को ऐसा सुनाई दिया जैसे उसे कोई पुकार रहा है और वो कह रहा है, सुनते हो। अक्सर जो है कवि अपनी कल्पनाओं के द्वारा इस तरह अन्य प्राणियों पक्षियों की आवाज में ही शब्द ढूंढ लेते हैं। जैसे कि मानो कौवे की आवाज में अपनी कल्पना से अगर हमें शब्द ढूंढना हो तो हम क्या शब्द ढूंढेंगे? कौवे की आवाज में। जी, कौवे के आवाज से हम शब्द ढूंढ सकते हैं, जैसे मानो कोई आने वाला हो। कौवा जब भी बोलता है तो लोग जो है वो ये अनुमान लगाते हैं कि शायद घर में कोई मेहमान आने वाला है। तो इस तरह भिन्न भिन्न पक्षियों के बोलने की आवाज़ जो होती है वो कवि ने भिन्न भिन्न रूपों में वर्णित की होती है। भिन्न भिन्न रूपों में वर्णन जो है कवि उसका करते हैं। जैसा कि इस कविता के इन 3 पंक्तियों में मोर के बोलने की आवाज़ का वर्णन या मोर के बोलने की जो तुलना है वो कवि ने इन 2 शब्दों से की है, सुनते हो। आइए पढ़ते हैं कविता का अगला अंश। क्योंकि हम जानते हैं ये कविता जो है, जैसे कि इसके शीर्षक में ही स्पष्ट होता है, शाम एक किसान, किसी किसान का वर्णन जो है वो शाम के समय में किया जा रहा है। अब अचानक से जब मोर के बोलने की आवाज किसान के कानों में पड़ती है तो वो चौंक उठता है। उसके चौंकने से क्या होता है? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया।
जब वो किसान चौंकता है तो उसके चौंकने से जो होता है वो चिलम औंधी, चिलम जो है वो उल्टी पड़ जाती है, अर्थात चिलम जो है वो बुझ जाती है। जो काफ़ी देर से किसान जो था वो सूरज रूपी उस चिलम को पिए जा रहा था, सूरज रूपी चिलम को पिए जा रहा था। चिलम का अर्थ हुक्का होता है, जो कि हम पिछली कक्षा में स्पष्ट कर चुके हैं। वो हुक्के के जो सूरज रूपी जो चिलम है उसका हुक्का पिए जा रहा है, लेकिन अचानक से अब जो है वो चिलम बुझ जाती है। यहाँ पर चिलम औंधी, इन दो शब्दों से हम क्या अर्थ जो है वो समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये दो शब्द दिए गए हैं चिलम औंधी, अर्थात चिलम जो है वो उलट जाती है या चिलम जो है वो बुझ जाती है। यहाँ से हम यह अर्थ ले सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि चिलम की तुलना जो है वो कवि ने सूरज के साथ की है, डूबते हुए उस सूरज के साथ की है। तो चिलम के बुझने का अर्थ क्या हम लेंगे कि सूरज अब डूब चुका है। चिलम औंधी अर्थात सूरज डूब गया। सूरज जब डूब गया तो धुआं उठा। जब चिलम कोई जो है वो बुझती है तो उसके बुझने से क्या होता है कि धुआं पैदा होता है। यहाँ पर कवि ने अपनी कल्पना का, सूक्ष्म कल्पना का परिचय दिया है और क्या कहा है, धुआं उठा। जैसे ही वो सूरज डूब जाता है तो धुआं उठता है। अब सूरज के डूबने से तो धुआं नहीं उठता, लेकिन यहाँ पर जो अंधकार पैदा होता है, सूरज के डूबने पर जो अंधकार आता है, अंधेरा आता है, कवि ने उस अंधकार को यहाँ पर धुआं मान लिया है कि जब चिलम बुझ गई, जब सूरज डूब गया तो धुआं पैदा हुआ, अर्थात अंधेरा होने लगा। सूरज डूबा, अंधेरा छा गया, और इसी के साथ सूरज डूब जाता है और अंधेरा छा जाता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तो इस कविता के माध्यम से हमने कवि के द्वारा की गई एक रूपता का वर्णन देखा, मानवीकरण अलंकार का जो है हमने यहाँ पर प्रयोग देखा। इसी के साथ यहाँ पर कवि ने किसान जो कि एक फौलाद, पहाड़ रूपी शरीर वाला, फौलाद शरीर वाला किसान को दर्शाया है। हमने इस वर्णन को भी पढ़ा। तो आइए इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को हम हल करते हैं। कविता के अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। रूपक जैसा कि हम कविता में पढ़ चुके हैं, जहाँ पर किसी चीज़ की रूपता बताई जाती है, अर्थात जहाँ पर किसी की तुलना की जाती है, किसी का रूप वर्णित किया जाता है, किसी के रूप का जब वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर रूपक होता है। तो यहाँ पर किसान के रूप का वर्णन किया गया है, क्योंकि किसान को जो है वो पहाड़ बताया गया है, उसका साफा, उसका चिलम, उसकी चद्दर। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो किसान के रूप का वर्णन किया गया है, इसलिए इस कविता में जो है वो रूपक है। अब यहाँ पर इसे बनाने के लिए कवि ने जो 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई, उसे हम उपमा कहते हैं। उपमा का अर्थ जो है वो तुलना ही होता है, यहाँ पर किसी की तुलना की जाती है। पहली एक रूपता, जैसा कि कविता की जब हम पंक्तियाँ पढ़ते हैं तो पहली ही कविता में, कविता की पहली ही पंक्ति में हमें ये शब्द मिलते हैं, आकाश का साफा। तो आकाश और साफे में जो है वो एक रूपता दिखाई गई है। इसी तरह जो तीसरी एक रूपता है वो बताई गई है, नदी चादर सी, मतलब कि उस किसान ने नदी को चादर के रूप में मानो ओढ़ रखा हो। अब इसी तरह जो इस कविता में तीसरी एक रूपता है वो नदी और चादर की दिखाई गई है। अब हमें जो है वो दूसरी, चौथी और पांचवी एक रूपता को बताना है। तो अभी अपनी किताब में जब हम इस कविता को पढ़ रहे हैं, किताब में जो हमारा पेज नंबर 63 है, जहाँ पर ये कविता है, इस कविता को देखिए और इसमें से हम एक रूपता कहाँ कहाँ की गई है वो ढूंढते हैं। तो आइए, एक रूपता कहाँ कहाँ की गई है। पहली एक रूपता कविता में जो दी गई है,
वो है साफे और आकाश की। हमें दूसरी एकरूपता बतानी है जो कि है चिलम सूरज सा, अर्थात सूरज की चिलम। ये दूसरी एकरूपता हुई। तीसरी एकरूपता जो है वो नदी चादर सी, जो कि प्रश्न में बताई गई है। हमें चौथी एकरूपता बतानी है, तो वो चौथी एकरूपता उसके बाद आता है पलाश के जंगल की अंगीठी। अगर आप बुक में कविता देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि पलाश के जंगल की अंगीठी, जो कि चौथी एकरूपता है। इसके बाद इसी पैरा में जो है वो सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अंधकार जो है वो उसकी एकरूपता की गई है, उसकी समानता, उसकी बराबरी की गई है भेड़ों के गले सा, अर्थात भेड़ों के झुंड सा। तो ये था प्रश्न नंबर 1। इस प्रकार हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं, जो कि हमें स्वयं जो है इसको करना है। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई? अक्सर शाम जो कब से शुरू होती है ये हमें बताना है। तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगता है, और इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। कि स्वयं हमें अपने विचारों से प्रश्न लिखने। जैसे कि पहला जो इसका प्रश्न है, शाम कब से शुरू होती है, तो इसका उत्तर आता है शाम करीब 6 बजे, लगभग शाम के 6 बजे से शुरू हो जाती है। तब से लेकर सूरज डूबने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। तब से लेकर सूरज डूबने तक लगभग 1 घंटे का समय लगता है। इस बीच आकाश में क्या परिवर्तन होते, तो हमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आकाश का रंग जो है वो बदलता जाता है। कुछ देर बाद पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है आकाश, जो कि पहले लाल रंग का होता है। और कुछ देर बाद सूरज जब आसमान से गायब हो जाता है तो चारों ओर जो काले रंग का अंधकार छा जाता है। तो ये सब परिवर्तन जो है हमें आकाश में देखने को मिलते हैं। इसके साथ आकाश में जो तारे निकल आते हैं, चांद निकल आता है, और उसका फिर से जो है वो रूप बदल जाता है। ये दृश्य जो है लगभग बदलता रहता है। तो ये परिवर्तन जो हमें आकाश में देखने को मिलते हैं। आइए आज के इस प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी कविता के पठन में कहा था कि मोर जो है उसके बोलने की आवाज़ कभी को लगती कि जैसे किसी ने मानो कहा हो सुर सुनते हो। इसी तरह हमें जो है वो अपनी कल्पना से बताना है कि जब कभी कबूतर, कौआ, मैना, तोता, चील, हंस आदि बोलते हैं, तो उनके बोलने की आवाज़ की तुलना हम किससे कर सकते हैं कि मानो वो क्या कह रहे हो, मनुष्यों की भाषा में मानो वो क्या कह रहे हो। तो यहाँ पर हमें जो है अपनी कल्पना का परिचय देना है, कल्पना शक्ति का विकास करना है। तो आइए जानते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर में हम क्या कह सकते हैं। इनके उत्तर में हम क्या लिख सकते हैं। कबूतर, लो भाई अपना खत ले लो। अक्सर कबूतरों को जो है वो खत देने के लिए जो था वो पुराने समय में प्रयोग में लाया जाता था। इनका उपयोग जो था वो चिट्ठियों को इधर से उधर करने में होते थे। लेकिन वो कुछ जो कबूतर होते थे वो अलग नस्ल के कबूतर होते थे, ठीक है। और उनको जो था वो ट्रेन भी किया जाता था, तभी वो जो थे वो सही स्थान पर जो थे वो पत्र पहुंचा कर आते थे। कौआ, इसकी आवाज़ को कवि ने माना है सुनते हो घर में मेहमान आने वाले। कौवा जब बोलता है तो मानो वो ये कह रहा हो कि सुनते हो घर में मेहमान आने वाले। मैना, मैना के बोलने की आवाज़ कवि ने अपनी कल्पना में लिखा है कैसे हो। तोता, राम राम भाई। चील, अरे वह देखो नीचे क्या पड़ा है। हंस, मेरी तरह शांत रहो, क्योंकि हंस को जो है वो एक शांत स्वभाव का पक्षी माना जाता है। इसलिए हंस के बोलने की आवाज़ को हम अपनी कल्पना में कह सकते हैं जैसे कि किसी ने कहा हो कि मेरी तरह शांत रहो। तो ये थे इस कविता के पहले 3 प्रश्न। कल की कक्षा में हम इस कविता के सार और शेष प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।